नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके फॉर्म किया है। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी कहने का मतलब है स्ट्रिंग अगर इनइलास्टिक स्ट्रिंग हो तो उसमें सडन जर्क जब भी आता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो बाय चांस कोई स्ट्रिंग स्टार्टिंग में लूज हो, सडन उस पर जर्क लग रहा हो, झटके से उसमें इंपल्सिव टेंशन आ रहा है, तो हम उसमें थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है सडन जर्क में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका लॉस होता है क्योंकि स्ट्रिंग इन इलास्टिक दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उस प्रॉपर्टी को पर बेस करके क्या पॉइंट डेवलप किया है कि इस तरीके से एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और ये स्ट्रिंग एक एंड से टॉप मोस्ट पॉइंट से बंधी हुई है। ठीक है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट से बंधी हुई है और दूसरा एंड पॉइंट लूज है जो इसके साथ नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है, ऐसे गिर रहा है। इस स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ दी हुई है, ठीक है, टोटल लेंथ की वैल्यू जो दी है वो 2 मीटर के इक्वल दिया है और स्ट्रिंग के जो मास की वैल्यू दिया है वो 1 kg के इक्वल दिया है। इस पॉइंट से ये पास किया हुआ फास्टन है, मतलब ये यहां से कनेक्टेड है, यहां से ये कनेक्टेड है। जब इसको छोड़ा गया तो ये नीचे की ओर चलता जा रहा है, तो हमें बताना है इस पॉइंट पर मैक्सिमम पॉसिबल कितना फोर्स डेवलप होगा। तो अभी इस पूरे केस में होगा क्या कि जो हिस्सा यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां पर इस पॉइंट पर अगर हम रखें तो ये पॉइंट y के इक्वल है, तो होगा क्या, इस पॉइंट से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस हिस्से के वेट के बराबर तो आएगा ही, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई इंटू जी, जहां लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, दैट इज m डिवाइडेड बाई l के इक्वल है। इसके वेट के इक्वल तो आएगा, प्लस ये जो हिस्सा जो स्पीड से गिर रहा है इसका एलिमेंट घूम करके जब इसमें आएगा, तो जब ये स्पीड लेकर के यहां पर आ रहा है, स्पीड लेकर के आ रहा है, तो स्पीड के कारण जब इसमें पहुंचेगा तो जैसे ही इसमें कनेक्टेड होगा ये वाला हिस्सा तो रेस्ट पे कंडीशन है, सडन उसके ऊपर जर्क लगेगा और जर्क लगने के कारण एकाएक वो एलिमेंट जो यहां पे स्पीड से नीचे की ओर आ रहा था, v से नीचे की ओर आ रहा था, सडन इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो एक थ्रस्ट फोर्स यहां पे एक्स्ट्रा और लगेगा। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स यहां पे एक्स्ट्रा और लगेगा और वो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू को मैं कहूं तो उस एलिमेंट का चेंज इन मोमेंटम dp डिवाइडेड बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो वो एलिमेंट यहां पर आ रहा है उस एलिमेंट का मास मैंने dm लिख लिया और उस एलिमेंट की वेलोसिटी लिख लिया, v टू dm बाई dt इंटू v की कंडीशन है। सडन जर्क के कारण उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप होगा, वो एक्स्ट्रा फोर्स यहां पर और डेवलप होना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जर्क लगेगा इस वाले पॉइंट पे, तो उसके पास स्पीड है, जैसे इस पॉइंट पर आएगा स्पीड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जर्क तो और इसको झेलना पड़ेगा। उस जर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जर्क की वैल्यू ही कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। तो जर्क की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें, तो यहां पर जैसे ये डिस्टेंस y के इक्वल है और ये डिस्टेंस x के इक्वल है, तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ जो आएगी दैट इज इक्वल टू y प्लस वाई माइनस एक्स के इक्वल आएगा, y प्लस वाई माइनस एक्स के इक्वल आया, तो L इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस y माइनस एक्स के इक्वल आया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ट्वाइस dy डिवाइडेड बाई dt माइनस dx डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यहां पर हमें इंफॉर्मेशन पता चला कि dy बाई dt इज इक्वल टू जो कैलकुलेट होकर के आएगा दैट इज इक्वल टू यहां पर हाफ dx बाई dt आएगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं dy इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई 2। ये पॉइंट क्या बता रहा है कि अगर हम इस साइड से dx डिस्टेंस नीचे की ओर आते हैं तो इधर जो एलिमेंट यहां पे इंक्रीज करता है वो dy लेंथ का इंक्रीज करता है और dy dx का आधा यहां पर आएगा, dx डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी, ये मास की वैल्यू पे रिक्वायर पड़ेगी,
कि भाई इस वाले हिस्से में से dx एलिमेंट यहां पर नीचे की ओर आ रहा था, तो इधर की ओर जो मास इसमें इंटर करेगा वो dx का जस्ट 50% ये एलिमेंट वाला लेंथ इंटर करेगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इधर से जितना कम हुआ उतना ही इधर क्यों इंक्रीज किया। यहां से अगर dx आएगा तो यहां से dx डिवाइडेड बाई 2 एलिमेंट ही इसमें क्या करेगा, इंटर करेगा। तो अब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू को मैं चेक करूं तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कुछ नहीं, लैम्डा इंटू डी वाई बाई डी टी आएगा। डी वाई बाई डी टी जो इस जगह पर मास इंटर कर रहा है उसका मास यहां पर लैम्डा इंटू डी वाई बाई डी टी आएगा, इंटू वी आएगा। लैम्डा इंटू यहां पर dx डिवाइडेड बाई डी टी, वी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और v और dx बाई dt की वैल्यू को निकालें तो यहां dx बाई dt ये तो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो ये जो v और यहां पर v जो निकल करके आएगा वो v कुछ नहीं dx डिवाइडेड बाई dt के इक्वल आएगा। फ्री फॉल में तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे की ओर आता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt जो यहां पर आएगा। ये रेफरेंस पॉइंट, इससे x नीचे आ रहा है और यहां पर वो फ्री फॉल हो रहा है, दैट इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 2gx। तो एक्चुअली में dx बाई डी टी कुछ नहीं v के इक्वल है, तो यहां पर ये वैल्यू आ गया लैम्डा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां 2gx लिखा, जैसे ही लिखा 2gx तो लैम्डा gx के इक्वल आ गया। तो साफ दिख रहा है कि थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू लैम्डा वाई जी के इक्वल आ रहा प्लस लैम्डा जी एक्स के इक्वल आ रहा है। फोर्स की वैल्यू लैम्डा जी वाई प्लस लैम्डा जी एक्स के इक्वल आ रहा है। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू लैम्डा जी एक्स के इक्वल आ रहा है। इस पूरे टर्म्स को मैं यहां पर अगर लिखता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिखता हूं, तो फोर्स इज इक्वल टू लैम्डा जी एक्स प्लस वाई के इक्वल निकल करके आएगा। ठीक है, x प्लस वाई के इक्वल निकल करके आ रहा है, जहां y की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। y की वैल्यू लैम्डा y की वैल्यू l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। तो यहां पर लैम्डा जी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ये वैल्यू निकल करके आएगा l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये फोर्स की वैल्यू आ गया। साफ पता चल रहा है कि x की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, थ्रस्ट ये ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका अमाउंट उतना ही ज्यादा आएगा। तो x की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू l, दैट इज इक्वल टू l, ये पूरा नीचे की ओर चला जाए। और l की वैल्यू जैसे ही रखेंगे यहां पर l प्लस l डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, l प्लस l डिवाइडेड बाई 2 दैट इज l आएगा यहां पे l, तो ट्वाइस लैम्डा एल जी के इक्वल आएगा। तो ये फोर्स की वैल्यू ट्वाइस लैम्डा एल जी के इक्वल आएगा। लैम्डा इंटू एल इंटू मास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा ट्वाइस टाइम्स। ट्वाइस mg के इक्वल ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है। ठीक है, ट्वाइस mg के इक्वल ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है। मास की वैल्यू 1 kg के इक्वल दिया है, तो 20 न्यूटन के बराबर ये टोटल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम डेवलप होगी। ठीक है, तो इसको सिंक्रोनाइज तरीके से अगर हमने देखा तो यहां पे पहले डिसाइड किया कि फोर्स की वैल्यू किस किस टर्म्स के कारण आ रहा है। तो एक तो इसके वेट के कारण आ रहा है, प्लस जो नया एलिमेंट आ रहा है उसके थ्रस्ट फोर्स के कारण आ रहा है। और थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू dm बाई डी टी इंटू वी है। dm बाई डी टी को जज करने के लिए कि भाई dm बाई डी टी कैसे निकालें, तो dm बाई डी टी कुछ नहीं, dy बाई डी टी इंटू वी इंटू लैम्डा के इक्वल आएगा। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, इस हिस्से का y जिस रेट से इंक्रीज करेगा करस्पॉन्डिंग उसी रेट से मास की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और फिर हमने जज किया कि इधर जो फ्री फॉल हिस्सा आ रहा है उसका x और y के बीच में क्या रिलेशन आएगा, क्योंकि x के करस्पॉन्डिंग हमें स्पीड मिलेगी अंडर रूट 2gx, लेकिन x जिस रेट से यहां पे इंक्रीज कर रहा है उसी रेट से इधर वाले एलिमेंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। उसकी वैल्यू को जज करने के लिए हमने कांस्टेंट रिलेशन यहां पे लगा दिया, तो पता चला कि dx बाई डी टी के कंपेयर में dy बाई डी टी 50% से इंक्रीज कर रहा है। इधर जिस रेट से x की वैल्यू बढ़ रहा है उसके हाफ रेट से इधर की ओर dy बाई डी टी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। जब ये दो रिलेशन यहां पे कैलकुलेट होकर के आए तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू x के साथ कैसे कोरिलेट होकर के आएगा। ठीक है।
हेलो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास कोलिजन के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया है। इस क्वेश्चन में वर्ड जो हमें जिस पे फोकस करना है उस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वर्ड दिया गया है इलास्टिक एंड ऑलमोस्ट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इलास्टिक वर्ड कह देने का मतलब है कि इस स्ट्रिंग में अगर सडन स्ट्रेच होता है तो सडन स्ट्रेच के कारण उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो जीरो के इक्वल आएगा, जबकि इन इलास्टिक स्ट्रिंग में सडन जर्क के कारण एनर्जी का लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन में कभी भी आपको इलास्टिक स्ट्रिंग कहा है और ऑलमोस्ट इनएक्सटेंसिबल कहा गया है तो आप ध्यान में रखे रहिएगा कि इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा और स्ट्रिंग की लेंथ अपने मैक्सिमम स्ट्रेट लेंथ से ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या क्या कंडीशन है उसको ध्यान से देखिए। तो यहां पर एक इस तरीके से पार्टिकल सिचुएटेड जिसके मास की वैल्यू m के इक्वल है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रिंग फिक्स कंडीशन पे सिचुएटेड है। इस स्ट्रिंग की लेंथ जो दी हुई है वो l के इक्वल दिया है। उसके बाद इस पार्टिकल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। अब u स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रिंग जब पार्टिकल इधर की ओर जाएगा तो स्ट्रिंग यहां पे लूज हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पे स्ट्रिंग लूज हो जाएगी क्योंकि उसका डिस्टेंस इस हिंज पॉइंट से l से कम हो जाएगा। अब ये इस तरीके से आगे की ओर मूव करते हुए चला जाएगा। जब यहां पर इसकी लेंथ वापस l के इक्वल निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना, वापस l के इक्वल यहां पे निकल करके आएगी तो इस पूरे पार्ट पे यहां पे अगर हम आए तो इस पोजीशन पे यहां पे ले लेते हैं, इस पॉइंट पर ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेते हैं। l डिस्टेंस के बराबर जब यहां पर आएगा तो ये स्ट्रिंग फिर से स्ट्रेट हो जाएगी जब इसकी डिस्टेंस वापस इस पॉइंट से l के इक्वल निकल करके आता है। ये एंगल आपको थीटा दिया है। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पहुंचेगा सडन जर्क लगेगा और सडन जर्क लगेगा तो दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव टेंशन। और इंपल्सिव टेंशन के केस में यहां पे अगर हम आते हैं तो सडन जर्क के कारण इस पार्टिकल की स्पीड में चेंजेस आएगा, पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। अब हम इसमें इलास्टिक वर्ड के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो जैसे ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर आएगा सडन जर्क लगेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन की ओर जा रही थी, ठीक है ना, v इस डायरेक्शन की ओर यहां पर जा रहा था। ये एंगल थीटा, ये l है, ये l है, तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल आएगा। ये एंगल भी थीटा के इक्वल यहां पे निकल करके आ रहा है। इस साइड में u का एक कंपोनेंट अगर मैं निकालूं तो u cos थीटा इधर की ओर आएगा और u sin थीटा इधर की ओर आएगा। u sin थीटा इस साइड की ओर यहां पर आएगा। अब होगा क्या इस पूरे कंडीशन पे, इलास्टिक अगर ये स्ट्रिंग दिया हुआ है तो इस पूरे कंडीशन पे एनर्जी का लॉस तो होने वाला नहीं है। दूसरा, इंपल्स जो है वो स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है तो जो भी वेलोसिटी में चेंजेस आना है वो स्ट्रिंग के अलोंग वाले पार्ट में आना है। यू साइन थीटा तो चेंज होगा नहीं। अब यू साइन थीटा चेंज हो नहीं रहा है तो दूसरा कंपोनेंट भी चेंज, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये जो यू कॉस थीटा इस साइड की ओर है वो सडन जर्क के कारण यू कॉस थीटा इधर की ओर आ जाएगा। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जब पार्टिकल इस साइड की ओर आया तो ये इधर की ओर रिजल्टेंटली जाना स्टार्ट कर दिया और यहां पर एक होल है जो इस पॉइंट से ईटा एल डिस्टेंस की दूरी पर इसमें जाकर के पार्टिकल इंटर कर जाता है। तो हमें इस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना कि थीटा की वैल्यू कितने के इक्वल आ रहा है। अब यहां पर इस पूरे थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहे तो ये एंगल मैंने लिख लिया अल्फा। अब ये एंगल अल्फा लिखूं तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा। तो u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा की वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू आएगा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा आ गया। तो चलो ये तो हम लोग ने पता चला इलास्टिक कंडीशन से कि अल्फा की वैल्यू थीटा के इक्वल आ रही है। दूसरा,
ये एल है, ये एल है, तो इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। ये एंगल थीटा आ गया, ये 2 थीटा के इक्वल आ गया, ये एंगल 180 माइनस 3 थीटा के इक्वल निकल करके आया। इतनी इंफॉर्मेशन आ गया तो हम थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमें पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में अगर हम साइन रूल लगा दें तो साइन 180 माइनस 3 थीटा साइन 180 माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय इसके सामने की लेंथ एल इज इक्वल टू यहां पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय ईटा एल कर दे। एल से एल का टर्म्स यहां पे कैंसिल आउट हो गया दैट इज इक्वल टू ये साइन 3 थीटा की वैल्यू निकल करके आएगा और साइन 3 थीटा की वैल्यू का एक्सपेंशन करें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आएगा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ईटा के इक्वल आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 1 अपॉन ईटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब थीटा के इक्वल निकल करके आएगा। यहां से ये टर्म्स कैंसिल आउट किया तो स्क्वायर हो गया। साइन थीटा की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो अंडर रूट 3 ईटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 ईटा आएगा, जहां क्वेश्चन में ईटा की वैल्यू 0.5 के इक्वल दिया है। ईटा की वैल्यू 0.5 के इक्वल दिया है। जैसे ईटा की वैल्यू 0.5 रखते हैं 3 मल्टीप्लाई 0.5 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 0.5 नीचे 2 आएगा, ये 1/4 का रूट आएगा दैट इज 1/2। तो थीटा आपको यहां से पता चला 30 डिग्री के इक्वल निकल करके आएगा। तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन का पार्ट था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने जो गेन किया वो ये पॉइंट गेन किया कि अगर यहां पर इलास्टिक ऑलमोस्ट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दिया हुआ तो समझ जाना कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और जो वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग जा रही होगी उसको सडन जर्क लगा करके उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। ठीक है।